भाइयों और बहनों, साथियों, दोस्तों, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। किन्हीं तकनीकी कारणों से 23 जनवरी स्वामी सुभाष चंद्र बोस नेताजी के जन्मदिन की जयंती पर हम इसको रिकॉर्डिंग को अपलोड नहीं कर पाए। इसलिए इसे 24 तारीख को रिकॉर्ड करके, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे जीवन का, हमारे राष्ट्र के जीवन का और हमारा आज जो कुछ हो रहा है ये उनसे कैसे जुड़ा हुआ है ये बताना बहुत ज़रूरी था। आप टीवी देखते हो, टीवी में बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। आप उसे गोदी मीडिया कहते हो। उसमें कुछ चैनल तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध पे चल रहे हैं। अभी रूस में और यूक्रेन में एक युद्ध हुआ और आपके चैनल्स ने आपको बताया तीसरे विश्व युद्ध की आहट, गड़गड़ाहट, दुनिया दो खेमों में बंटने लगी। ठीक ऐसा सही हमारे और आपके पिता के समय में, दादा के समय में भी हुआ था। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, दो खेमों में बंट गई थी और वो युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। आज आप चैनलों पे सुनते हैं तीसरे विश्व युद्ध की आहट। ये मैं आपसे दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, क्योंकि सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद ये नहीं पता चला कि उनका क्या हुआ। तो आज वो हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है ये मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इससे आपको और हमें अपनी जड़ें समझने में बहुत मदद मिलेगी। पहला विश्व युद्ध हुआ इस बात को लेकर कि यूरोप का जो दबंग था वो जर्मनी था और पूरी दुनिया का माल ब्रिटेन समेट रहा था। उन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई थी। ये दोनों टकराए। फ्रांस और विभिन्न और राष्ट्र ब्रिटेन के साथ गए और जर्मनी की हार हुई। उसमें एक बहुत अपमानकारी संधि की गई, वर्साई की वो संधि हुई। उसके बाद फिर जर्मनी दोबारा खड़ा हुआ एडोल्फ हिटलर के अंडर में और उसने फिर एक बार उन्हीं ताकतों से टकराने के लिए तैयारी की। अब की बार जब द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया बटी तो ये दो धुरों पे बटी। एक था एलाइड कंट्रीज, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दूसरी तरफ थी एक्सिस कंट्रीज, जर्मनी, इटली, जापान। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 10 करोड़ युवा लोग, बच्चे, बूढ़े, ये लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। एक बहुत विध्वंसकारी युद्ध हुआ था ये। उस टाइम पे भारत कहां था? भारत की इस युद्ध में हिस्सेदारी क्या थी? उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। हमारी विभिन्न रियासत वाले, हमारे राजा ब्रिटेन को मोटी मोटी रकम इस युद्ध को लड़ने के लिए दे रहे थे और हमारे यहाँ से लड़ने वाले जांबाज जो पहले हिंदुस्तान के लिए लड़ा करते थे, अपनी हुकूमत के लिए लड़ा करते थे, अब वो ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे। जैसे सिखों में देश के लिए लड़ने वाला अगर एक भगत सिंह, एक ऊधम सिंह, एक करतार सिंह पैदा हुआ तो सिख और कितने अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले हुए ये आप इंडिया गेट पे जाके नाम पढ़ सकते थे। मुसलमान, पठान, जाट, जितनी लड़ने वाली कौमें थी वो सारी की सारी अंग्रेजों के अधीन थी और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए, जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए वो लोग पूरी दुनिया के फ्रंट्स पे लड़े। इस दौरान जब हिंदुस्तान गुलाम था, पहले तो 1857 में इन्होंने गदर करा, उसे कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब उसमें शिकस्त हो गई तो फिर वो हो गया, कन्वर्ट हो गया फ्रीडम मूवमेंट में, स्ट्रगल में। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस बना ली थी। हिंदुस्तान का तमाम पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग, खास तौर से वो लोग जो इंग्लैंड से, इंग्लैंड के कानून पढ़कर आए थे, वो कांग्रेस में चले गए थे। उसमें समय रहते फिर महात्मा गांधी भी आ गए थे। उसी टाइम पर एक शख्स जिसका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था,
एक बड़े वकील के घर में कटक में 13 भाई बहनों में वो एक था। तब पॉपुलेशन कंट्रोल वाली बात इस तरह से नहीं हुआ करती थी। उस शख्स ने आईसीएस पास किया, 4था नंबर लाया, और उस टाइम पर जब उसके घर पे इस बात के लिए जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी कि हमारा बेटा आईसीएस हो गया है। आईसीएस आज के आईएएस के इक्विवेलेंट होता है, वो वैसे से अधिकार है, लेकिन इन दोनों का सिलेक्शन बड़ा तगड़ा हो, अंतर है इन दोनों के बीच में। आईसीएस को घोड़ा चलवा के भी देखा जाता था, आज डिफरेंटली एबल्ड अर्थात विकलांग अर्थात हैंडीकैप्ड भी इसे बाबूगिरी की पोस्ट समझ के हम आईएएस में चुनते हैं। तो वो आईएएस को रिजाइन करके और महात्मा गांधी को कांटेक्ट करता है, सीआर दास साहब को कांटेक्ट करता है, चित्तरंजन देशबंधु हमारे, उनको कांटेक्ट करता है कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल में उतरना चाहता हूं। एक आईएएस की नौकरी छोड़कर आने वाला शख्स उस वक्त में एक दुर्लभ शख्स हुआ करता था। उसने कांग्रेस ज्वाइन करी, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, पहली बार महात्मा गांधी के आशीर्वाद से बना। फिर उसने महात्मा जी से कहा कि मेरे कार्यकाल में इतना संचार का गैप रहता है कि मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाया, इसलिए लिहाजा मुझे दोबारा बनाया जाए। और गांधी जी जो कि 54 के मेंबर भी नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा डिसाइड वही किया करते थे, उन्होंने उसको मना कर दिया। तो उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और 55 साल के कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हो रहा था। मौलाना आजाद ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गांधी जी के कहने पर। गांधी जी ने उनसे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए सुभाष के खिलाफ, उन्होंने मना कर दिया। तब सीतारमैया को लाया गया और गांधी जी के कैंडिडेट को कांग्रेस में हरा के वो शख्स कांग्रेस का अध्यक्ष बना। लेकिन उसके लिए गांधी जी ने कांग्रेस में और उनके तमाम गैंग ने उसके काम करने की गुंजाइश इस हद तक खत्म करी कि उसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार हो रहा था। पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना मंच पे से मिस्टर बैरिस्टर गांधी कह के जिस विरोध को झेला था उन्होंने, और जिस अपमानकारी तरीके से उनको कांग्रेस से बाहर किया था, वो फिर प्रिवी काउंसिल में बहस करने चले गए, अपने मुकदमे लड़ने चले गए, वकालत करने चले गए। उस की ये रिपीटिशन हो रही थी, इनको काम नहीं करने दिया गया। तो सुभाष जी ने, वो शख्स सुभाष चंद्र बोस, उसने अपना रास्ता अलग अख्तियार करा और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अलग हो गए। एक संघर्ष के दौरान एक समय ऐसा आया कि जब उनको उनके घर में कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर, यही दिन थे, जनवरी के ही दिन थे, 16 जनवरी को वो गायब हुए थे, 29 जनवरी को वो काबुल में मिले और वो अंग्रेजों की कैद से फरार होके यूरोप चले गए। क्योंकि दुनिया में उस वक्त जो राजनीति, हम तो गुलाम थे, हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे, हमारे फैसले इंग्लैंड लेता था। इंग्लैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फंसा हुआ था। उस युद्ध के अंदर हमारी जो हैसियत थी, एक गुलाम वाली हैसियत, उसमें एक पार्टी का निष्कासित सदस्य, एक अलग पार्टी बनाने वाला शख्स यूरोप चला गया हिटलर से इस बात की मदद मांगने कि भाई देश की आज़ादी के लिए हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के संसाधन, पूरे हिंदुस्तान के सिपाही, पूरे हिंदुस्तान का खजाना अंग्रेजों की तरफ से लग रहा था क्योंकि हम गुलाम थे। तो इस शख्स ने एक बहुत बड़ी दूरी तय करी, मानसिक दूरी तय करी और जर्मनी पहुंचे, मुसोलिनी से इटली में मिले, फिर हिटलर से मुलाकात हुई। हिटलर ने उनसे कहा कि आप जापान जाइए। वो जापान आए। रास बिहारी बोस साहब यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे। अब आज़ाद हिंद फौज क्या थी? एक बच्चा ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित होता है, वो लड़ने फ्रंट पे जाता है, वो जापानियों से लड़ता है, जापानियों के सामने वो कैद हो जाता है,
जब वो उनकी कैद में चला गया तो रास बिहारी बोस साहब ने, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज में उसको अपने सदस्य के रूप में ले लिया और भारत की तरफ चल दिए। जब ये भारत की तरफ आ रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था कि मेरे पुराने साथी सुभाष चंद्र बोस, उनका लक्ष्य कितना ही पवित्र क्यों ना हो, वो एक ऐसे से रास्ते पे चले गए हैं कि जहां मुझे उनका विरोध करना, और अगर वो आजाद हिंद फौज के साथ भारत की सीमा के अंदर आते हैं तो मैं तलवार लेकर उनका मुकाबला करूंगा। और आज की जो वर्तमान राजनीतिक ताकतें सत्ता में हैं, उस वक्त ये गिनती में भी नहीं थी, इन्हें कोई पूछता भी नहीं था। आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उस वक्त इनको राष्ट्रवाद के नाम पे कोई इनकी गिनती ही नहीं थी किसी तरीके की। आरएसएस वॉज नो वेयर। जब कोहिमा पहुंचने का नंबर आ रहा था, युद्ध हो रहा था, उसी टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध का पलड़ा पलटने लगा। जर्मनी हारने लगा, जापान हारने लगा, और इसका खामियाजा आजाद हिंद फौज को भी उठाना पड़ा। भारत के पूर्वोत्तर के जंगलों में लड़ते हुए उनकी रसद बंद हो गई, उनके सिपाही घिरने लगे, उनके पास हथियार कम होने लगे। ऐसे टाइम पर जब वहां रसद खत्म हो गई तो ये हुआ कि क्या खाएं और कैसे चलें। तब सुभाष जी ने उनसे कहा कि जो खाने को मिले वो खाओ और चलो दिल्ली। ये जो नारा है चलो दिल्ली, ये इसी वजह से था कि कुछ मिले ना मिले, जो मिले वो खाओ और चलो। और आपको यकीन नहीं आएगा कि हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों जो उस फौज के मेन घटक थे, जो कोई जंगली गधा नहीं खाते थे, जंगली खच्चर नहीं खाते थे, जंगली जानवरों का गोश्त नहीं खाते थे, उनको एक ही देग में बना हुआ वो खाना खाकर वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। और उनका एक ही एकमात्र सपना था, दिल्ली चलो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका था कि वो लोग हारने लगे, गिरफ्तारियां होने लगी। सुभाष जी ऐसे समय पर जब जापान की तरफ चले, उनके कमांडर के साथ, जिसको के समर्पण करना था सोवियत यूनियन के कमांडर के सामने, एक दिन खबर आई कि सुभाष जी का वो प्लेन एक्सीडेंट हो गया है। और उस दिन के बाद से सुभाष जी का इस दुनिया में कोई पता नहीं चला। ये वो एकमात्र एक शख्स था जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए न केवल आईसीएस को छोड़ा, बल्कि उसके परिवार ने, जिसका एक बहुत गौरवशाली अतीत था, जिसके पास बहुत संसाधन थे, वो जो कि इक्विवेलेंट हुआ करता था, बराबर हुआ करता था पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार का, ये भी वकील थे इलाहाबाद में, उनके बराबर हुआ करता था, वो गायब होता गया। और नेहरू जी को गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के संरक्षण में भारत के प्रधानमंत्री पद मिल गया। जब ये स्क्रीन से आउट हो गए तो हमारे सामने आज का वर्तमान भारत आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम है स्वामी विवेकानंद। ये मैं नहीं कह रहा, रोमा रोला ने लिखा है, जिसने गांधी जी की जीवनी लिखी, जिसने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी, जिसने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी, कि विवेकानंद के शिष्य गांधी के रास्ते पर नहीं चलेंगे। भारत के सामने एक समय ऐसा आया था कि या तो वो गांधी के रास्ते पर चलता या फिर वो विवेकानंद के रास्ते पर चलता। विवेकानंद का रास्ता ईमानदारी का था, नैतिकता का था, संघर्ष का था। हमने वो रास्ता छोड़ दिया क्योंकि हम मेहनत से बचते थे, और हम गांधी के रास्ते पर चले गए। दिन में 2 बजे तक हमने दुकानदारी करी, गोदाम में नंबर 2 का माल भरा, 3 बजे अपने घर पहुंचे, धुले हुए धोती कुर्ता पहने, खाना खाया, और गांधी जी के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों
भारत छोड़ो के नारे लगाए और अपने घर को वापस आ गए। दूसरे दिन उन्हीं पुलिस अफसरों से वही नेता मिलते थे और पुलिस अफसर कहता था, आप लाला जी बहुत जोर का नारा लगाते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो लाला जी हंस के कहते थे, अब इसका स्कोट, आप भी बहुत जोर का डंडा मारते हैं, आप लाठी बहुत जोर की चलाते हैं। इस मित्रवत भाव के अंदर भारत का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि हमने वॉर का रास्ता छोड़ दिया था। आज की तारीख में हमें जो भारत मिला है, जिसमें हम मंदिरों में, मस्जिदों में खोद खोद के देख रहे हैं कि नीचे निकला हुआ फव्वारा है कि शिवलिंग है, वो भारत जो हमने चुना हमारे सामने नहीं होता। अगर हमने वो भारत चुना होता विवेकानंद के रास्ते पर चलकर, जहां एक ही देग में बना हुआ खाना खाकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग दिल्ली चलो के नारे के पीछे चल रहे थे। भारत के जब सिंगापुर कब्जे में हुआ जापानियों के, और वहाँ के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज पे, उसमें सिख भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी की कमाई देश के लिए दान कर दी। हबीब व्यापारी ने, जिसने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उस टाइम पे अपनी टोटल की टोटल देश को दे दी थी, वो उस रात कहते हैं वहां फुटपाथ पे सोया था। हमने एकता का रास्ता छोड़ा, हमने भाईचारे का रास्ता छोड़ा, हमने साझेदारी का रास्ता छोड़ा, और हम कांग्रेस के रास्ते पर चलकर एक ऐसी सी जगह पर पहुंच गए जहां हम जातियों में बंट गए, जहां हम धर्मों में बंट गए। और 70 साल बाद एक ऐसा सा मुकाम आया कि जहां जो बातें हम चोरी छुपे करते थे, अब हम खुले आम करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझना हमें अपनी गलतियां समझने जैसा होगा। हुआ क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? उस दिन के बाद से उनका कोई पता नहीं चला। हैसियत क्या थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की? अंग्रेज अपने तमाम सिपाहियों की, अफसरों की एक रैंकिंग करता था, उन्हें एक पद दिया करता था। ऐसे ही वो अपने विरोधियों को भी दिया करता था। उसने अपने विरोधियों के लिए एक टर्म लिख रखी थी, आतंकवादी। भगत सिंह एक आतंकवादी से आगे नहीं बढ़ पाया, भगत सिंह को भी आतंकवादी ही लिखा गया। अभी अमेरिका के खिलाफ संघर्ष में शेख ओसामा बिन लादेन को भी आतंकवादी मात्र बताया गया, लेकिन सुभाष जी को जो उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, जो डेजिग्नेशन उनका दिया था, वो इतिहास में इकलौता है। उनको एनिमी ऑफ एम्पायर कहा गया था कि अगर ये व्यक्ति जिंदा रह गया तो ये एक आध बम नहीं फोड़ेगा, एक आध अफसर को नहीं मारेगा, एक आध नेता को नहीं मारेगा, ये साम्राज्य को पलट देगा। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि सुभाष जी की फाइलें खोलो, सुभाष जी की फाइलें खोलो, कांग्रेस फाइल नहीं खुलने देती है। हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री आए, वो कहने लगे हम उन दस्तावेजों को खोलेंगे। ये दस्तावेज क्या थे? इसकी छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, ये शुरू कहां से हुए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आए, वो जिस राजधानी में जा रहे थे वहां पे उनका बड़ा भारी स्वागत हो रहा था। वो राजा थे यहाँ के, और जब वो कलकत्ता पहुंचे तो वहां पे एक बहुत भारी प्रोग्राम होना था। तमाम राजे रजवाड़े, ये सिंधिया, ये पटियाला, ये रामपुर, ये जितने राजे रजवाड़े थे, ये अपनी जवान बेटियों को वहां लेके जाते थे कि शायद डांस करते हुए राजकुमार की नजर इन पे पड़ जाए, रात गुजारने को अगर वो इन्हें चुन ले तो हमारी तोपों की सलामी बढ़ जाए। ऐसे पिट्ठुओं की उस दावत में वहां के कमिश्नर की ये जिम्मेवारी थी कि प्रिंस ऑफ वेल्स जब अपनी रियाया को देखने निकले तो उसके ऊपर कोई धरना प्रदर्शन, काले झंडे, जूते, टमाटर, पत्थर ना फेंके जाए। इसके लिए उसने C.R. दास जो जेल में थे उनको कांटेक्ट किया, उनसे कहा आप मिलने आइए। उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है। तो उन्होंने बैरिस्टर किरण शंकर को और सुभाष चंद्र बोस को मिलने के लिए भेजा। जब ये राजभवन में पहुंचे
तो उस वक्त राजकुमार का एडीसी हुआ करता था, जो बाद में हिंदुस्तान का वायसराय बना, लॉर्ड माउंटबेटन। वो वहां की रॉयल फैमिली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए जवानी से ही वो महत्वपूर्ण पोस्ट संभाल रहा था। जब वो मिलने के लिए चला इन दोनों से, तो कलकत्ता के कमिश्नर ने उससे कहा कि ये जो आदमी आपसे मिलने आया है, ये आईसीएस की नौकरी छोड़कर आया। और ये एक बहुत बड़ा झटका, एक सदमा था, एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी लॉर्ड माउंटबेटन के लिए कि कोई शख्स हिंदुस्तान के अंदर आईसीएस की नौकरी कैसे छोड़ सकता है। राजे रजवाड़ों से ज्यादा शानो शौकत थी। डीएम के डीसी के एक कॉल पर कई रजवाड़े उपस्थित हो जाया करते थे। तो उसने पूछा, उसके दिमाग में और कुछ बात नहीं रही, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि कोई आदमी कैसे आईसीएस की नौकरी छोड़ सकता है। तो जब वो वहां पहुंचा, तो उसने वो दूसरे दिन के धरना प्रदर्शन की बात करने के बजाय या कोई और बात करने के बजाय, जो सबसे बड़ी परेशानी उसके सामने आई थी, वही पहले सवाल के रूप में दाग दिया कि आपने आईसीएस छोड़ दी। उसने कहा, सुभाष जी का जवाब था बहुत सरल कि हाँ। कि क्यों? बोले, मैं गुलाम की नौकरी नहीं कर सकता था। तो बोले, आप कभी आजाद भी होंगे क्या हमसे? अंग्रेज ये मानकर चला करते थे कि हम कभी आजाद नहीं होंगे, हमारे अंदर वो करंट ही नहीं है, हमारे अंदर वो स्वाभिमान ही नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है कि हम कभी अंग्रेजों से आजाद भी हो सकते हैं। तो उसने कहा, आप कभी हमसे आजाद भी होंगे? तो सुभाष जी ने उससे कहा कि ये तो बहुत आसान है, आप यहां हिंदुस्तान में हैं ही कितने गिनती में? 1,70,000 आप सेना में और 30,000 सिविल सर्विसेज में। जिस दिन हमारे पास 1,00,000 हाथ, और ये कह के उन्होंने कदम बढ़ा के उनकी तरफ हाथ को बढ़ाया कि 1,00,000 हाथ आपकी 1,00,000 गर्दनें दबोचने के लिए हो जाएंगे, उस दिन आप खत्म। और ये बात सुनने के बाद माउंटबेटन को झटका लगा। उसके बाद जो बातचीत होनी थी दूसरे दिन के प्रोग्राम के लिए, वो हुई, और उसी दिन उसने कमिश्नर कलकत्ता को इस बात के लिए कहा कि इस आदमी की अलग फाइल खोलो, ये साम्राज्य का दुश्मन है। उस दिन से जो फाइलें खुलनी शुरू हुई, वो फाइल एक एक करके बढ़ती गई। कांग्रेस ने अपने किन्हीं कारणों से, बीजेपी ने अपने किन्हीं कारणों से सुभाष जी के सच्चे व्यक्तित्व को, सच्ची भावनाओं को, उनके देश प्रेम को, उनके बलिदान को आपके सामने नहीं आने दिया। लड़ाई उस दिन भी पूरब और पश्चिम की थी। जापान पूरब था, अमेरिका पश्चिम था, बंगाल पूरब था, गुजरात पश्चिम था, गांधी गुजरात का था, जिन्ना गुजरात का था, पटेल गुजरात का था, नेहरू यूपी का था, और विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस ये पूरब के थे। वो टक्कर जो पूरब की ईमानदारी और पश्चिम की धूर्तता के बीच चलती थी, वो आज तक चल रही है। तो हम आने वाले अपने अगले एपिसोड्स में आपको सुभाष जी के जीवन की पूरी गाथा किश्तों में बताएंगे, ताकि आप भी समझ सकें कि आप कहाँ गलतफहमी में हैं और कौन से सत्य हैं जो आपसे छुपाए गए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, और हम इस वार्तालाप को, हमारा अतीत हमारे वर्तमान को कंट्रोल कर रहा है, और अगर हम अब भी नहीं जागे तो ये बात आप निश्चित मानकर चलिए कि जैसे हमारे बाप दादाओं ने गुलामी करी थी अंग्रेज साम्राज्यवाद की, हम कर रहे हैं पूंजीवादी साम्राज्यवादियों की, ऐसे ही हमारे बच्चे करेंगे इनके नए रूप की। अगर अपने स्वरूप को पहचानना है, अपनी सार्वभौमिकता को पहचानना है, अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी बात कहने का हक चाहिए, तो हमें विवेकानंद को सुनना पड़ेगा, हमें सुभाष चंद्र बोस को जानना पड़ेगा। तो हमारे को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, और हम आपको सुभाष जी का पूरा जीवन
विभिन्न किस्तों में करके सुनाएंगे। आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।